हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। हम डिस्कस कर रहे हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। आज हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है, पहले आप पार्ट वन देख लीजिए। उसकी जो मैंने लिंक रखी है वो डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद आप आ जाइए इस सेकंड पार्ट पे। सो लेट अस डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। और मैंने पहले ही वीडियो में बोला है 73rd अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन द इंडिया। ओके, सो लेट अस मूव। हमने डिस्कस किया पहले वीडियो में, बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी फॉर द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। और उसके बाद राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन 1959, नागौर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया था। और हमने फिर बाद में देखा था कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया 24 अप्रैल 1992 को। 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। और इसी 73rd अमेंडमेंट एक्ट की वजह से 9th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसका टाइटल था पंचायत। और इसकी वजह से ही 11th शेड्यूल आया जिसमें 29 आइटम्स हैं। ओके, और इसने 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने प्रैक्टिकल शेप दी आर्टिकल 40 को, जो बोलता है कि जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और बोलता है कि गवर्नमेंट शुड एस्टैब्लिश द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। ओके, एंड इट गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन द इंडिया। सो ये सारी चीजें हमने बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट में देखे। आज हम डिस्कस करेंगे सैलेंट फीचर्स ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट, यानी हम देखेंगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके क्या मेन फीचर्स हैं। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 11th शेड्यूल जो ऐड हुआ है 73rd अमेंडमेंट एक्ट की वजह से ही। और इस एक्ट के कुछ कंपलसरी प्रोविजंस हैं, यानी आर्टिकल्स कुछ कंपलसरी हैं और कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस है, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हमारा टॉपिक रहेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन, ये हम पार्ट थर्ड में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ओके, सो लेट अस फर्स्ट मूव टू द साइलेंट फीचर्स ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट का पहला फीचर है दैट इज ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा एक विलेज असेंबली है और इसके जो मेंबर्स हैं वो सारे वोटर्स हैं जो विलेज के हैं या पंचायत के जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो इस ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। ग्राम सभा एक प्राइमरी बॉडी है, इट इज द प्राइमरी बॉडी ऑफ पंचायत राज सिस्टम एंड इट सर्व्स एज फाउंडेशन ऑफ पंचायत राज। ओके, ये सर्व करती है फाउंडेशन पंचायत राज की। इसके जो पावर्स है, ग्राम सभा के जो पावर्स हैं या इसके जो फंक्शंस हैं वो डिटरमाइन करती है स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, सो ग्राम सभा आप याद रख लीजिएगा, ग्राम सभा इज ए विलेज असेंबली जिसके सारे रजिस्टर्ड वोटर्स विलेज के या पंचायत के मेंबर्स होते हैं। ओके, एंड इट इज द फाउंडेशन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन द इंडिया। Okay, so moving to the second feature है there is a 3-tier system in पंचायत राज in India. Okay, 3-tier system adopt करना है। देखिए मैंने बोला था 1959 में राजस्थान में पहली स्टेट बनी थी जिसमें पंचायत राज सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद बहुत सारी स्टेट्स ने इंट्रोड्यूस अपने स्टेट्स में किया, लेकिन क्या हुआ, कुछ स्टेट्स ने 3-tier सिस्टम रखा, कुछ स्टेट्स ने 4-tier सिस्टम रखा और कुछ स्टेट्स ने तो 2-tier सिस्टम रखा था। फिर जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया इसने यूनिफॉर्मिटी इन पंचायत राज स्ट्रक्चर में लाई। इसने कहा सिर्फ और सिर्फ 3-tier सिस्टम आप रख सकते हो अपने पंचायत के लिए। कौन कौन सा? एट विलेज लेवल ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति एट इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। सो 73rd अमेंडमेंट ने बात की सिर्फ आप 3-tier स्ट्रक्चर रख सकते हैं फॉर पंचायत राज, लेकिन एक एग्जम्पशन भी दे दिया। क्या एग्जम्पशन दिया? इसने कहा कि जिन स्टेट्स में 20 लाख से पॉपुलेशन बिलो है उनके पास ऑप्शन बनता है, उनकी आप याद रख लीजिएगा, उनके पास ऑप्शन बनता है कि वो इंटरमीडिएट लेवल रखे या ना रखे। सो ये स्टेट्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन है, जहां पे पॉपुलेशन बिलो 20 लाख हैं वो इंटरमीडिएट लेयर जो है या इंटरमीडिएट लेवल जो है वो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए कंपलसरी है, दे हैव टू अडॉप्ट द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत
at village level, at intermediate level, and at district level. Okay, so this is the second feature of 73rd Amendment Act. Okay, 3-tier system of panchayats at village level, intermediate level, and district level. Okay, now moving to the one more feature, that is election of members and chairpersons. यानी जो पंचायत सिस्टम के पंचायत के जो मेंबर्स हैं 3 लेवल्स पे, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, इनके इलेक्शंस कैसे होंगे और इनके जो चेयरपर्सन्स हैं वो कैसे होंगे। जितने भी मेंबर्स हैं इसके हर एक लेवल पे, ओके, वो सिलेक्ट किए जाते हैं, यानी ग्राम सब विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। ओके, सो जितने भी मेंबर्स पंचायत राज की इंस्टीट्यूशंस के हैं तीनों लेवल्स पे वो इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली। अब बात आती है दूसरी, दैट इज द चेयरपर्सन्स के। चेयरपर्सन जो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ओके, जो यहाँ पे चेयरपर्सन्स होंगे वो इनडायरेक्टली ऐड किए जाते हैं। ओके, सो इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो चेयरपर्सन्स हैं वो इनडायरेक्टली ऐड किए जाते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। और उसके बाद जो विलेज लेवल का चेयरपर्सन है, दैट इज कॉल्ड द सरपंच, जिसको बोलते हैं, उसका क्या है, उसको शायद आपको पता होगा कि उसको डायरेक्ट सिलेक्ट किया जाता है। नहीं, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला है, उसको चाहे वो डायरेक्ट इलेक्ट हो या इनडायरेक्टली इलेक्ट हो, ये डिपेंड उसने रखा है स्टेट पे, और स्टेट को ऑप्शन दिया है कि ही कैन चूज कैसा चेयरपर्सन ऑफ, जो चेयरपर्सन एट विलेज लेवल है उसका इलेक्शन कैसा होना चाहिए, क्या वो डायरेक्ट होना चाहिए या इनडायरेक्ट होना चाहिए। ओके, सो डायरेक्ट इलेक्शन सरपंच की बात नहीं की गई है, बल्कि स्टेट्स जो हैं, स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं, उनको अपना डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी हर कोई स्टेट अपने हिसाब से चूज कर सकती है कि वो सरपंच को डायरेक्ट सिलेक्ट करें या इनडायरेक्ट सिलेक्ट करें। ओके, सो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली चूज किए जाते हैं, और चेयरपर्सन जो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं वो इनडायरेक्टली, और जो विलेज लेवल पे जिसको बोलते हैं सरपंच, उसको स्टेट डिसाइड करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी क्या वो डायरेक्ट चूज किया जाएगा या इनडायरेक्ट चूज किया जाएगा। ओके, सो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो विलेज लेवल पे सरपंच होता है उसको डायरेक्ट चूज किया जाता है क्योंकि उनके स्टेट्स में डायरेक्ट चूज किया जाता है, लेकिन 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने ये बताया है, स्टेट लेजिस्लेचर को ये अथॉरिटी दी है, क्या वो चूज करे अपने सरपंच को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फीचर, दैट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की गई है 73rd अमेंडमेंट एक्ट में, और सिर्फ आप याद रख लीजिएगा 2 रिजर्वेशंस दी हैं इस अमेंडमेंट ने। पहली रिजर्वेशन दी है शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स को, और दूसरी रिजर्वेशन दी है वुमेन्स को। जो शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स की रिजर्वेशन दी है उसकी बात आर्टिकल 243 में उसने बोली है, और बोला है जितनी उनकी प्रपोर्शन होगी पॉपुलेशन में उतनी उनकी रिजर्वेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी पंचायत में शेड्यूल कास्ट्स या शेड्यूल ट्राइब्स की प्रपोर्शन या परसेंटेज है 30%, तो उनकी जो रिजर्वेशन भी बनती है 30%। अगर उनकी प्रपोर्शन ऑफ या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होगी 40%, 50%, और जैसी उनकी पॉपुलेशन में परसेंटेज होगी या प्रपोर्शन होगा वैसी उनकी रिजर्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल 20% है किसी जगह किसी पंचायत में उनकी पॉपुलेशन, तो उनकी रिजर्वेशन भी है 20%। ओके, ये तो हो गई शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब की बात। उसके बाद वुमेन्स की बात आती है, दैट दिस वाज अ वेरी गुड स्टेप टू एम्पावर द वुमेन्स, और वुमेन्स को कितनी रिजर्वेशन दी है, नॉट लेस देन 1/3, यानी उनको रिजर्वेशन दी है कम से कम 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन दी है, और ये रिजर्वेशन दी है फॉर ऑल सीट्स, और उसके बावजूद ये रिजर्वेशन दी है उनको चेयरपर्सन के लिए एट ऑल लेवल्स। ओके, सो इट वाज अ गुड स्टेप टू एम्पावर द वुमेन। एवन की कुछ स्टेट्स में ऐसी भी बात है या ऐसे भी लागू है कि जहां पे 50% रिजर्वेशन है फॉर द वुमेन। सो वुमेन को डिसीजन पावर में उनको एम्पावर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। ओके, और एक रिजर्वेशन की बात की है, दैट इज द बैकवर्ड क्लास, लेकिन यहाँ पे उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखी है, बल्कि यहाँ पे भी स्टेट्स को अथॉरिटी की है, स्टेट लेजिस्लेचर्स बता सकते हैं कि अपने स्टेट्स में कि वो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देंगे या नहीं देंगे। अगर देंगे तो कितनी देंगे, ये सारा बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन जो है पंचायत में ये डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, सो इस 73rd अमेंडमेंट एक्ट में कोई उनकी बात नहीं की है, बल्कि स्टेट
लेजिस्लेचर्स को अथॉरिटी दी है कि वो बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन रखें या ना रखें, अगर रखें तो कितनी रखें। सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यहां सिर्फ और सिर्फ दो रिजर्वेशन की बात की गई है, एक शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिनकी उनकी रिजर्वेशन होगी अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ देयर पॉपुलेशन, और वुमेन की रिजर्वेशन दी गई है 33% या 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स, और उनकी रिजर्वेशन चेयरपर्सन के लिए भी रखी है सेम 33% एट ऑल लेवल्स। ओके, उसके बाद है और एक फीचर, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत। अब जो पंचायत होगा इनकी क्या ड्यूरेशन होगी? इनकी ड्यूरेशन होगी 5 साल, और हर लेवल पे इनकी जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 5 साल। मगर जो पंचायत है उनको डिसॉल्व भी कर सकते हैं बिफोर इट्स कंप्लीशन ऑफ टर्म्स, लेकिन उससे पहले इलेक्शंस होने चाहिए, फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए। कब फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए? एक 5 साल का जो टर्म है, 5 साल का जो ड्यूरेशन है, उसको एक्सपायर होने से पहले इलेक्शन होने चाहिए। ओके, और अगर किसी केस में ये पंचायत जो है उसको डिसॉल्व किया गया है, सो जिस वक्त उसको डिसॉल्व किया गया है वहां से लेके 6 मंथ्स का पीरियड है, उस 6 मंथ्स के पीरियड में नया इलेक्शन यानी नई पंचायत होनी चाहिए। ओके, सो नए इलेक्शंस उस 6 मंथ्स के अंदर अंदर कंडक्ट करने हैं। ओके, सो पंचायत का ड्यूरेशन है 5 years एट ऑल लेवल्स, ये आप याद रख लीजिएगा। देन मूविंग टू द साइलेंट फीचर, वन मोर साइलेंट फीचर, दैट इज द डिस्क्वालिफिकेशन विच इज टॉक्ड इन द आर्टिकल 243F। ओके, देखिए पहले यहां डिस्क्वालीफाई यानी जो मेंबर होगा या इलेक्शन या जो चूज किया जाएगा फॉर द पंचायत या जो ऑलरेडी मेंबर होगा वो कैसे डिस्क्वालीफाई होगा उसकी बात की गई है। लेकिन पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन की बात बताता हूं। हर कोई वोटर जिसकी एज 21 years होगी, ही इज क्वालिफाइड फॉर टू बी चूजन एज पंचायत मेंबर। ओके, जो 21 years यहाँ पे एज होनी चाहिए। ओके, अब डिस्क्वालीफाई कब होता है? वो डिस्क्वालीफाई वो होता है 2 बार। एक, अगर कोई लॉ होगा फॉर टाइम बीइंग फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर, तो तब वो डिस्क्वालीफाई होगा। अगर वहां उसमें वो फॉल करता है तो जो स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस के लिए लॉ बना है फॉर टाइम बीइंग, अगर वो पंचायत के लिए भी वो उस वक्त दैट गोज फॉर द पंचायत, और अगर वो उसमें फॉल करता है कोई भी मेंबर चूजन फॉर द पंचायत और ऑलरेडी ए मेंबर ऑफ पंचायत, तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। या कोई स्पेशल लॉ, कोई भी लॉ बनाएगी स्टेट लेजिस्लेचर, सो यहाँ याद रख लीजिएगा आप, स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई भी लॉ बनाएगी फॉर डिस्क्वालीफाइंग ऑफ ए मेंबर ऑफ पंचायत और टू बी चूजन फॉर द पंचायत, वहां पे वो डिस्क्वालीफाई होगा। लेकिन किसी बंदे को आप इस बिना पे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते कि उसकी एज 25 years बिलो है, अगर उसने ऑलरेडी 21 years एज अचीव की है। मैंने बोला 21 years एज इज द क्वालिफाइंग फॉर पंचायत। ओके, सो आप 21 year एज क्राइटेरिया नहीं बना सकते। अगर उसने ऑलरेडी अचीव की है 21 years एज, तो आप उस पर क्राइटेरिया नहीं बना सकते कि उसको डिस्क्वालीफाई करना है। ओके, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्क्वालिफिकेशन में, अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी केस आ जाए डिस्क्वालिफिकेशन का, यू कांट मूव टू द कोर्ट्स, बट स्टेट लेजिस्लेचर हैज द अथॉरिटी टू डिटरमाइन ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द केसेस रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पंचायत और टू बी चूजन फॉर ए मेंबर ऑफ पंचायत। सो आप यह याद रख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के पंचायत सिस्टम में, वो डिसाइड करती हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स, कोर्ट्स यहाँ पे डिसाइड नहीं करते हैं। ओके, सो वी हैव सीन साइलेंट फीचर्स। हमने ग्राम सभा देखा, ग्राम सभा जो विलेज असेंबली होती है और सारे मेंबर्स, रजिस्टर्ड वोटर्स इसके मेंबर्स होते हैं। फिर हमने देखा देयर इज ए 3-tier सिस्टम एट विलेज लेवल, एट इंटरमीडिएट लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा इलेक्शन ऑफ मेंबर्स जो होता है वो होता है डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन जो इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं उनका इनडायरेक्ट होता है, और इलेक्शन फॉर द सरपंच यानी विलेज लेवल पे जो इलेक्शन होता है फॉर द चेयरपर्सन, वो स्टेट को डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो रखे अपने स्टेट के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, उसके बाद रिजर्वेशन की बात की है, 2 ही रिजर्वेशन दिए हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो उनकी पॉपुलेशन प्रपोर्शन होगा वैसी उनकी रिजर्वेशन होगी। और वुमेन की रिजर्वेशन रखी है 33%
फॉर ऑल सीट्स एंड फॉर चेयरपर्सन एट ऑल लेवल्स। ओके, और ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की मैंने बात की, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत होगी 5 ईयर्स। उसके बाद हमने डिस्क्वालिफिकेशन की बात की, डिस्क्वालिफिकेशन अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा सो ही कैन बिकम द डिस्क्वालीफाई। ओके, सो ये सारे साइलेंट फीचर्स हमने डिस्कस किए। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस इसमें लेंगे ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाए। ओके, so let us take the first question that reads 73rd Amendment Act provides following as the foundation of Panchayati Raj system। जो 73rd Amendment Act है इसमें that provides following as the foundation of Panchayati Raj system। So कौन बनता है foundation of Panchayati Raj system according to the 73rd Amendment Act? It is the Gram Sabha जो हमने देखा। It is a primary body, it is a village assembly and all the registered voters of the village or panchayat are members of Gram Sabha। So and it is the foundation of Panchayati Raj system, ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद how many tiers are there in the Panchayati Raj system of India? So ये बहुत ही easy है, अब uniformity है, there are only 3 tier system the Panchayat Raj system in India now। Okay, at village level, at intermediate level and at district level as Zilla Parishad। Okay, then what is the minimum population below which panchayats at the intermediate level are not constituted as per provisions of Constitution 73rd Amendment Act? So ये हमने देखा था अगर किसी स्टेट में 20 लाख बिलो पॉपुलेशन होगी तो उनके पास चॉइस बनती है कि वो इंटरमीडिएट लेवल रखें कि नहीं रखें। सो 20 लाख इज द आंसर। उसके बाद consider the following statement following with reference to 73rd Amendment in respect of Panchayat Raj। सो पहला जो है दैट इज डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स एट ऑल लेवल्स। ये सही है, ये हमने देखा था। सारे मेंबर्स जो होंगे पंचायत सिस्टम के एट ऑल लेवल्स उनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। सो इट इज ओके। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ चेयरपर्सन एट द विलेज लेवल, ये गलत है क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन उनके लिए नहीं होता है, बल्कि ये स्टेट को डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो विलेज लेवल पे जो चेयरपर्सन होगा उसका डायरेक्ट इलेक्शन रखें या इनडायरेक्ट रखें। सो इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देन इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये हमने देखा, इट इज ओके। मैंडेटरी प्रोविजन फॉर होल्डिंग इलेक्शंस, यानी इलेक्शंस किसी भी हालत में अब करने हैं पंचायत के। सो ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, क्योंकि स्टेटमेंट सेकंड में क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एट विलेज लेवल बताया गया है, जो कि नहीं है ऐसा, बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर को डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो सरपंच या विलेज लेवल का जो चेयरपर्सन है उसका इलेक्शन डायरेक्ट रखें या इनडायरेक्ट रखें। ओके, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन पंचायत सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन बट नॉट फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। ये सही स्टेटमेंट है। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो सिर्फ 2 रिजर्वेशन की बात करता है, स्केड्यूल्ड कास्ट्स एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, और वुमेन्स की रिजर्वेशन की बात करता है। और बैकवर्ड क्लास की जो रिजर्वेशन है वो उसने स्टेट लेजिस्लेचर उसको डिस्क्रिप्शन पावर दिया है। सो इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। देन not less than 1/3 of the total number of seats are reserved for women, including the number of seats reserved for women belonging to scheduled castes and scheduled tribes। ये स्टेटमेंट भी सही है। वुमेन को जो रिजर्वेशन दी गई है वो 1/3 यानी 33% रिजर्वेशन दी गई है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अंडर आर्टिकल 243D which of the following category enjoy reservation for panchayat membership in proportion to their population? So it is a very easy answer, and the scheduled castes and scheduled tribes जो मैंने बोला उनकी जो रिजर्वेशन है वो होगी based on their proportion in the population। और ये किस आर्टिकल में है ये भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 243D में ये बात की गई है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, according to 73rd Amendment Act the duration of offices in the Panchayat Raj system at all levels is 5 years। okay, 5 साल का है, we have seen this also। Then question number 8, according to 73rd Amendment Act all the questions of disqualification of member of panchayat will be referred to। जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चंस होंगे, केसेस होंगे, वो किसको रेफर किए जाते हैं? तो ये मैंने बोला था वो रेफर किए जाते हैं टू सच अथॉरिटी एज द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन्स। सो ये स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है। ओके, उसके बाद नाउ वी विल डिस्कस 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ऐड किया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने। ओके,
देखिए 11th शेड्यूल ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 29 आइटम्स दिए गए हैं जो पंचायत के अंडर आते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एंड इंक्लूडिंग एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल फिशरीज, रूरल हाउसिंग, लाइब्रेरीज, फ्यूल एंड फोडर, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फैमिली वेलफेयर, मार्केट फेयर्स, ये सारे जितने भी हैं ये ऑलमोस्ट ये 29 आइटम्स हैं 11th शेड्यूल के अंडर आते हैं। और ये आपको एक बार पेन डाउन करने हैं। देखिए मैंने यहाँ पे टेबल दिया है इसका, यहाँ पे ये सारे 29 आइटम्स हैं और ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एंड अलाइड कैटेगरी, इंडस्ट्रीज, वेलफेयर या कोर कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये मैंने सारे दिए हैं, एक बार आपको ये देखना है पंचायत राज के लिए ये 11th शेड्यूल, और एक बार कम से कम एक दो बार आप इसको पढ़िएगा या पेन डाउन कर लीजिएगा अपने पास, तो आपको ये थोड़ा याद रहेगा। और ये सिंपल है, जो भी विलेज के रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसमें दी गई हैं। ओके, जैसे एग्रीकल्चर है, लैंड इंप्रूवमेंट है, फिशरीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, रूरल हाउसिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है। सो ये सारी चीज़ें जो होगी विलेज में होती हैं, ऑलमोस्ट यही चीज़ें होती हैं इस यही आइटम्स हैं 11th शेड्यूल में। ओके, सो एक बार आप, मैं रिकमेंड करता हूँ एक बार आप अपनी कॉपी पे इसको लिख लीजिएगा ऐसे ही आइटम्स और कैटेगरी वाइज, तो आपको याद रहेगा अगर आप एक बार इसको लिखोगे। ओके, सो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इस पे भी लेते हैं। विच शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट, तो आप याद रख लीजिएगा इट इज द 11th शेड्यूल दैट वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, उसके बाद द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत इलेक्शंस कंटेन कितने आइटम्स है इसमें? 29 आइटम्स है इसमें। ओके, सो द आंसर इज 29 आइटम्स। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग according to the 11th schedule of the constitution village panchayats are responsible for? so इनमें से कौन सा है according to the 11th schedule जिसके लिए विलेज पंचायत रेस्पॉन्सिबल है? ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, हायर वोकेशनल एजुकेशन। सो द आंसर इज, इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज ओके, रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ओके, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर भी है, हायर वोकेशनल एजुकेशन इसमें नहीं आता है, इसमें प्राइमरी आता है। ओके, सो कभी क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे भी। सो इसीलिए जितने भी ये 29 आइटम्स हैं इसके, वो एक बार आप पेन डाउन कर लीजिएगा, एक दो बार आप पढ़िएगा उसको, और आप जहन में ये रख लीजिएगा जो भी विलेज के रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं वो इसमें होती हैं। ओके, सो क्वेश्चन कैन कम लाइक दिस ऑल्सो। देन वी विल डिस्कस कंपल्सरी एंड वॉलेंट्री प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट। देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो हैं 243 आर्टिकल इसने इंट्रोड्यूस किया है, पार्ट 9 इसने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आर्टिकल आता है 243 टू 243O ABCO, ठीक है, वहां तक। और उसके जो प्रोविजंस हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं, इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जो कंपलसरी हैं। कंपलसरी यानी स्टेट्स जितने भी हैं उनको वो मानने हैं वो प्रोविजंस। ओके, और कुछ प्रोविजंस है वो वॉलेंट्री है, यानी स्टेट को डिस्क्रिप्शन है कि वो करे या ना करे। ओके, सो कौन से प्रोविजंस कंपलसरी हैं, कौन से प्रोविजंस वॉलेंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट। कुछ प्रोविजंस जो कंपलसरी हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग ग्राम सभा इन ए विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेजेस। सो ग्राम सभा एक ऑर्गेनाइज करना है, इट इज ए कंपलसरी प्रोविजन। उसके बाद 3 टायर सिस्टम रखना है पंचायत का एट विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शंस करना है टू ऑल मेंबर सीट्स इन पंचायत एट विलेज, इनडायरेक्ट और जितने भी मेंबर्स हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शंस करना है, और इनडायरेक्ट इलेक्शंस होगा चेयरपर्सन फॉर इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड 21 ईयर एज टू बी मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू पंचायत्स। और रिजर्वेशन बात की गई है, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एट ऑल 3 लेवल्स। और वुमेन की रिजर्वेशन रखी गई है 1/3 फॉर बोथ मेंबरशिप एज वेल एज फॉर चेयरमैनशिप। ओके, एट ऑल 3rd लेवल्स। और टेन्योर जो होगा वो 5 ईयर्स होगा। ओके, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, यानी स्टेट्स को स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना है ताकि वो पंचायत का इलेक्शन करे। उसके बाद और उसके बावजूद उनको बनाना है स्टेट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स टू रिव्यू द फाइनेंस पोजीशन ऑफ द पंचायत्स। ओके, सो ये सारे हैं कंपलसरी प्रोविजंस, और जब हमने साइलेंट फीचर्स पढ़े ये सारे उसमें आते हैं। ओके, सो ये कंपलसरी प्रोविजंस ऐसे हैं जो स्टेट्स को किसी भी हालत में अप्लाई करने हैं। ओके, उसके बाद है कुछ प्रोविजंस जो है वॉलेंट्री प्रोविजंस। ओके, जैसे पहला वॉलेंट्री प्रोविजन है
जो पार्लियामेंट का मेंबर होगा या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होगा उसको पंचायत में रिप्रेजेंटेशन देना, ये दे सकते हैं। अगर वो अपनी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं तो ये स्टेट के ऊपर है, वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ओके, और रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लास जो मैंने बोला वहां पे वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। सो ऐसे ही 5 टाइप के वॉलेंट्री प्रोविजंस हैं। एक बार आप पढ़ लीजिए और पढ़ने से बेहतर है आप एक बार इसको पेन डाउन कर लीजिएगा, कंपलसरी प्रोविजंस को भी और वॉलेंट्री प्रोविजंस को भी, ताकि आपको याद रहेगा। और कंपलसरी प्रोविजंस जो हमने फीचर्स पढ़े, साइलेंट फीचर्स, वो सारे इसमें हैं। और उसके बावजूद स्टेट इलेक्शन कमीशन उनको बनाना है और स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाना है उनको। ओके, so let us take some questions on compulsory and voluntary provisions. The provisions of state 73rd Amendment Act can be grouped as that, they can be grouped as compulsory provisions as well as voluntary provisions. Okay, उसके बाद which of the following is not a compulsory provision under 73rd Amendment Act? Organizing Gram Sabha, it is a compulsory provision. 3-tier system, it is a compulsory. प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये कंपलसरी नहीं है बल्कि ये स्टेट के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये कंपलसरी है। सो प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इट इज अ वॉलेंट्री प्रोविजन, ये कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे स्टेट्स को डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड द बैकग्राउंड, we have discussed the introduction of 73rd Amendment Act, और आज हमने डिस्कस किया साइलेंट फीचर्स ऑफ 73rd Amendment Act, 11th schedule of the constitution added by the 73rd Amendment Act, और compulsory and voluntary provisions हमने आज देखे with the help of MCQs। अब लास्ट वीडियो हमारा होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन, वहां पे हम इसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आपको कुछ भी पूछना होगा प्लीज डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो डू लाइक, डू शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।